अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने इनलाइन फंक्शंस के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। दोबारा बात कर लेते हैं। होता ये है कि जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी एक फंक्शन को जब भी आपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना होता है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है उस फंक्शन के ऊपर। यानी जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा उस टिपिकल फंक्शन की तरफ, और जब वो फंक्शन अपनी कंप्लीशन परफॉर्म कर लेता है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेता है, तो कंट्रोल ने रिटर्न होना होता है। ऐसे ही है ना? यस सर। तो कंट्रोल का ट्रांसफर होना और कंट्रोल का रिटर्न होना टाइम टेकिंग जॉब है। कंपाइलर के लिए टाइम टेकिंग जॉब है कंट्रोल का ट्रांसफर होना और रिटर्न होना। तो इस चीज़ से बचने के लिए इनलाइन फंक्शन बनाए जाते हैं, लेकिन इनलाइन जो फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल फंक्शंस के लिए बनाए गए। इनलाइन का जो कंसेप्ट है छोटे फंक्शंस के लिए बनाया गया है, जिसमें एक या दो लाइंस का कोड हो, एक या दो लाइंस का कोड हो। तो उसके लिए इनलाइन का कंसेप्ट ये दिया है कि जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करें, जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करें, तो आपका जो मेन फंक्शन का जो कोड है ना, वो मेमोरी में स्पेस एलोकेट करवाता है, और वो उस वक्त तक मेमोरी में रहता है जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग में है। ऐसे ही ना? तो फंक्शन जब आप कॉल करते हैं देन उसने मेमोरी में स्पेस अवेल करनी होती है और कंट्रोल शिफ्ट होता है उस मेमोरी के ऊपर। और जब वो फंक्शन टर्मिनेट होता है तो कंट्रोल ने वापस मेन फंक्शन के अंदर आना होता है, और वो उसको जो स्पेस मिली होती है फंक्शन को, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन को जिसको आपने कॉल किया है, उसको जो स्पेस मिली होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, मीन्स के ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हर बार नए सिरे से मेमोरी एलोकेट होना और नए सिरे से कंट्रोल ट्रांसफ़र होना और वापस आना, कंट्रोल का वापस आना, ये टाइम टेकिंग जॉब है, टाइम कंज्यूम होता है इसमें। बजाय इसके कि आप हर बार कंट्रोल को ट्रांसफ़र करें और कंट्रोल को रिवर्स करवाएं, तो बेहतर ये है कि जो छोटे फंक्शन है उसके लिए सहूलत है कि आप उनको इनलाइन डिफाइन कर दें। इनलाइन डिफाइन करने का मतलब ये है कि मेन के ऊपर आप उसको डिफाइन कर दें और उसके साथ एक कीवर्ड लिख दें इनलाइन। इनलाइन से क्या होगा, मेन मेन फंक्शन का जो भी कोड है उसके साथ ही आपके इनलाइन फंक्शन का कोड भी मेमोरी में हर वक्त अवेलेबल होता है। जब मेमोरी में हर वक्त अवेलेबल है तो कंट्रोल ना शिफ्ट होगा, ना ट्रांसफर होगा, ना वहां से रिटर्न होगा, क्योंकि कोड अवेलेबल होगा उसका। पॉइंट समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल थी इनलाइन की। ये एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें पाउंड को कन्वर्ट किया जा रहा है केजी में। आपको पता है 1 केजी के अंदर तकरीबन 2 पाउंड होते हैं, 2.25 पाउंड होते हैं। ठीक है? तो 1 पाउंड की जो वैल्यू होती है केजी के अंदर 0.453592 होती है, यानी आधा केजी से भी कम। पाउंड की जो वैल्यू होती है वो आधे केजी से भी कम होती है। तो आपने एक फंक्शन यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे उससे पहले उसकी रिटर्न टाइप से पहले रिटर्न टाइप उसकी कौन सी है? फ्लोट। फ्लोट से पहले इनलाइन का लफ्ज लिखा हुआ है, और इनलाइन का मतलब ये है कि ये इस मेन कोड के साथ ही मेमोरी में अवेलेबल होगा, इसका कोड भी। यानी कंट्रोल हर बार इस पर शिफ्ट नहीं होगा और रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि कोड अवेलेबल है। तो इसका नाम क्या है? LBS टू केजी, मतलब पाउंड टू केजी। और इसमें वैल्यू कौन सी पास होगी? फ्लोट टाइप की। जो भी वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में कॉपी होगी और इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा जहाँ से कॉलिंग हुई है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर देखें, एंटर योर वेट इन पाउंड। पाउंड में आपने वेट एंटर करवा लिया है, और उसके बाद आपने उस फंक्शन को वो वैल्यू पास की, और उसके बिहाफ पर जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो केजी में आप डिस्प्ले कर लेते हैं। यानी ये जो एक लाइन का कोड है, एक लाइन का कोड, जो स्मॉल फंक्शंस होते हैं उन्हीं को आप ऑनलाइन इनलाइन बना सकते हैं। और इनलाइन फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होते हैं? मेन के ऊपर, और उनके साथ कीवर्ड कौन सा यूज होता है? इनलाइन। पॉइंट क्लियर है? ये बेसिकली यस सर। ये बेसिकली टाइम सेविंग और मेमोरी सेविंग है। ठीक है? इनलाइन का जो कंसेप्ट है टाइम सेविंग और मेमोरी सेविंग है।
कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सेव करता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्यूज हाँ जी, हाँ जी, सर। पूछो। हाँ जी सर जहाँ जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करना है वहां पे इनलाइन लगाना है। जी जी, वहां पे आपने पूरा फंक्शन डिफाइन करना और उससे पहले एक कीवर्ड यूज करना है, इनलाइन। ये देखे ना, ये इनलाइन, फ्लोट और फंक्शन का नाम है, और आगे वन पैरामीटर जो भी उसका होगा या जितने भी पैरामीटर होंगे। क्लियर? इनलाइन फंक्शन के लिए हिंट ये है कि जो वो छोटा फंक्शन होना चाहिए, एक दो लाइंस पर मुश्तमिल होना चाहिए। क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आप बाज़ औक़ात आप एक फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन आपने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है विद पैरामीटर। आपने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है विद पैरामीटर, लेकिन आप उस फंक्शन को विदाउट एनी पैरामीटर कॉल करना चाहते हैं, तो क्या सोल्यूशन है आपके पास? एक फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है, उसमें पैरामीटर मेंशन किए गए हैं, लेकिन आप जब उसको कॉल करना चाहते हैं, आप विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी आर्गुमेंट आप उसको कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? हालांकि हमने ये पढ़ा है कि जितने पैरामीटर हम डिक्लेयर करेंगे उतने ही पैरामीटर हम पास भी करेंगे, ऐसे ही है। हाँ जी, बोलिए। सर पैरामीटर वाली ब्रैकेट्स को हम खाली छोड़ देंगे, नहीं, वो तो खाली छोड़ेंगे, ब्लैंक। अदरवाइज एरर जनरेट होता है ना। जितने पैरामीटर ऊपर डिक्लेरेशन में आपने लिखे होंगे उतने पैरामीटर, उसी टाइप के पैरामीटर की वैल्यूज आपको पास भी तो करनी होती है ना। यस सर। तो उस वक्त एरर जनरेट होता है। अगर उसको आप हल करना चाहते हैं विदाउट एनी पैरामीटर, आप उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन में फंक्शन आपने लिखे हुए हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन में आपने पैरामीटर की टाइप लिखी हुई है, तो इसका मतलब लाजमी तौर पर आपको वैल्यू पास करनी चाहिए। अगर आप वैल्यू पास नहीं करेंगे तो अदरवाइज एरर होगा। और उसके अल्टरनेट, अगर आप उसको डिफॉल्ट वैल्यूज दे दें, अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट असाइन कर दें, तो आप पैरामीटर आप नहीं भी पास करेंगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा विदाउट एनी एरर। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने एग्जांपल है रैप 4 की, वही आपके पास प्रोग्राम है रैप 4। उसमें देखें डिफॉल्ट जो पैरामीटर होते हैं ना, डिफॉल्ट पैरामीटर, इसका मतलब ये होता है कि आप उस पैरामीटर को वैल्यू शुरू में ही असाइन कर दें, जहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे आप वैल्यू असाइन कर दें। आप गौर करें कि ये क्या लिखा हुआ है, ये हाईलाइटेड लाइन में देखिए क्या है। बताएं कि क्या लिखा हुआ है हाईलाइटेड, येलो हाईलाइटेड जो है लाइन। पैरामीटर डिक्लेयर किया हुआ है 4, पैरामीटर 4 इंट डिक्लेयर किया इक्वल्स है टू 45, और उसको वैल्यू भी असाइन की हुई है। स्टैटिक। और दूसरा पैरामीटर इंट है, उसकी वैल्यू 45। उसकी वैल्यू 45 अब इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब जब आप रैप 4, अब ये जो रैप 4 है ये मुख्तलिफ पैरामीटर के साथ है, मुख्तलिफ पैरामीटर के साथ है ना। रैप 4 एक ही फंक्शन है ना। यस सर। ये हमने कहाँ पे इस प्रोग्राम को कहाँ पे देखा था? अभी कुछ देर पहले लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था एक कंसेप्ट के साथ। ओवरलोडेड फंक्शंस। ओवरलोडेड फंक्शन के साथ हमने उस कंसेप्ट को देखा था। उसमें हमने कितने फंक्शन बनाए थे, डिफाइन किए थे? 3 फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, अब कितने हैं फंक्शन, फंक्शन कितने डिफाइन किए हैं भाई? ये एक ही फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन डिफाइन किया है ना। यस। पहले हमने 3 फंक्शन अलग अलग डिफाइन किए थे और तीनों का नाम सेम रखा था रैप 4, और उसके पैरामीटर डिफरेंट थे।
अब जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसमें पैरामीटर कितने हैं? 3 पैरामीटर 2 पैरामीटर्स 2 पैरामीटर। क्यों? एक उसमें करेक्टर टाइप का पैरामीटर और एक इंट टाइप का पैरामीटर। और यहाँ पे भी हमने देखे एक ही फंक्शन डिक्लेयर किया है। जब फंक्शन एक डिक्लेयर किया है तो डिफाइन भी तो एक ही किया है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड कहाँ पे करना है? आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इस कॉलिंग के वक्त। ये जो कॉल किया जा रहा है, इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, इस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है। पहला जो फंक्शन कॉल किया है उसमें कितने पैरामीटर पास हुए हैं? पहला पैरामीटर, पहला फंक्शन कॉल किया है ये लाइन देखें, तो इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। इसमें कोई भी पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, तो इसके मुताबिक तो एरर जनरेट होना चाहिए था ना, लेकिन एरर नहीं है। इसकी डिफॉल्ट जो भी वैल्यू असाइन की गई है वो एज ए पैरामीटर के तौर पर यूज होंगे। यानी CH में स्टैटिक आ जाएगा और N में क्या आ जाएगा 45, यानी ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यूज। अगर आप वैल्यू नहीं भी असाइन करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी? स्टैटिक और 45। अच्छा, अब मुझे बता सकते हैं कि आप कोई एक बंदा बता दें आपकी कास्ट क्या है? कोई एक बंदा बता दे। सर कास्ट का पूछी? हाँ, कास्ट क्या है आपकी? सर काजी। क्या? काजी। काजी। तो आपके फादर की कास्ट है काजी, तो बाय डिफॉल्ट आपकी कास्ट क्या होगी? काजी। काजी होगी ना। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट वैल्यूज, करेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक है और इंट 45 है, ऐसे ही है ना। तो अगर आप पैरामीटर नहीं भी पास करेंगे, आप उसकी कास्ट नहीं भी मेंशन करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और 45 ही कंसीडर होंगी। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है स्टैटिक, एक पैरामीटर पास किया है जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर पास किया गया है। अब दूसरा पैरामीटर पास किया गया है, इस कॉलिंग में दूसरा पैरामीटर पास किया है? नो सर, नो सर, सिर्फ करेक्टर का है। हाँ, सिर्फ पहला पैरामीटर पास किया है। अच्छा, जब भी कोई पैरामीटर मिसिंग होगा ना, जब भी कोई पैरामीटर मिसिंग होगा तो वो लास्ट वाला पैरामीटर कंसीडर होगा कि लास्ट वाला पैरामीटर मिसिंग है, तो वो खुद ब खुद डिफॉल्ट वैल्यू जो भी लास्ट की होगी वो खुद ब खुद पिक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल का सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर 45 टाइम्स डिस्प्ले करे, ये वाला फंक्शन। CH में इक्वल का सिंबल आ गया, यानी सुपरसीड कर जाएगा ना ये इक्वल का सिंबल इस स्टैटिक को। डिफॉल्ट वैल्यू खत्म आपने यहाँ पे कर दी और इसकी जगह पे आपने क्या प्लेस किया? इक्वल का सिंबल। और कितने टाइम इसको डिस्प्ले करना है? n टाइम। n में क्या है? 45। n यहाँ पे आपने दिया नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जो यूज होगा वो 45 यूज होगा। और लास्ट वन तो बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग में है कि आपने दो पैरामीटर पास की, एक की वैल्यू प्लस है और दूसरे की वैल्यू 30 है, तो प्लस को 30 टाइम डिस्प्ले करना है, ऐसे ही है। तो चेंज आपको कहाँ पे स्टडी कहाँ पे करना था? इन दो स्टेटमेंट के ऊपर, इन दो स्टेटमेंट के ऊपर। एक में तो आपने पैरामीटर पास किए ही नहीं, और एक में अगर किया है तो एक सिंगल पैरामीटर पास किया, जबकि हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन था या फंक्शन जो डिक्लेयर था उसमें दो पैरामीटर थे, ऐसे ना? यस सर। हम ना बोले दोनों सिंबल डिस्प्ले नहीं हो सकते? कौन से दोनों सिंबल? सर इक्वल का और सर स्टैटिक और इक्वल का दोनों नहीं डिस्प्ले हो सकते एट अ टाइम? वो आपके लॉजिक के ऊपर है ना कि आप उसमें किस किस्म का लॉजिक डेवलप कर रहे हैं।
तो यहाँ पे सिंपल एक पैरामीटर करेक्टर टाइप का जिसमें CH में वैल्यू आएगी, कोई करेक्टर आएगा, वो यहाँ तो एक करेक्टर होगा, एक स्टैरिक होगा, यहाँ डॉलर होगा, यहाँ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ कोई और लेस देन ग्रेटर देन कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई एक सिंबल, क्योंकि आप एक सिंबल को आप डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है आपने कितने सिंबल आपने डिस्प्ले करने हैं। आप एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं या एक सिंगल करेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमारी जो पैरामीटर टाइप है वो करेक्टर टाइप का है। तो करेक्टर टाइप का पैरामीटर का मतलब ये होता है कि एक करेक्टर, कोई एक करेक्टर। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यस सर। और किसी का क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कोप एंड स्टोरेज क्लास। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैंने कहा लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, प्रोग्राम बना रहे थे हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। यस सर। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि विद इन अ फंक्शन डिक्लेयर होते हैं और वहां पे डिफाइन होते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं और उनका जो स्कोप होता है और उनकी जो विजिबिलिटी होती है या लाइफ टाइम होता है वो सिर्फ उस फंक्शन की हद तक होता है। ऐसे ना, जो पब्लिक वेरिएबल होते हैं जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको आप मेन के ऊपर फंक्शन से पहले आप डिफाइन करते हैं, फंक्शन से पहले आप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फंक्शन से पहले आप डिक्लेयर करते हैं और वो थ्रू आउट प्रोग्राम एक्सेस हो सकते हैं। उनकी लाइफ जो है, उनकी विजिबिलिटी है, वो उस वक्त तक होती है जब तक प्रोग्राम रनिंग में होता है, और उसकी वैल्यू जो एक्सेस की जा सकती है, तमाम फंक्शन उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। किसकी वैल्यू को? ग्लोबल वेरिएबल को। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल जो फंक्शन से पहले डिक्लेयर हो और उनकी लाइफ थ्रू आउट प्रोग्राम होती है और तमाम फंक्शन उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उन तमाम फंक्शन उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लोकल वेरिएबल उनकी लाइफ कितनी होती है बता सकते हैं? सिर्फ फंक्शन की हद तक, जब फंक्शन खत्म होगा तो लाइफ भी खत्म हो जाएगी। फंक्शन की हद तक होती है, फंक्शन खत्म होगा तो उनकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो इनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये वो कंसेप्ट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ वेरिएबल यूज हुए हैं। अब एक फंक्शन है सम फंक्शन। इस सम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है समवेयर, इंटीजर टाइप का है, ये उसका लोकल वेरिएबल है। और फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है अदरवेयर, ये भी इसका लोकल वेरिएबल है। समवेयर में वैल्यू असाइन हो रही है 10। ये आप देख रहे हैं कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? ओके, क्या मतलब? ये वैलिड स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, इस फंक्शन के अंदर हम इस समवेयर को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ है। इसी तरह अदरवेयर वेरिएबल को 11 असाइन किया गया है, तो इसका मतलब ये भी वैलिड है। अब एक और वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है नेक्स्टवेयर और उसको वैल्यू असाइन की गई है 12। बता सकते हैं नेक्स्टवेयर इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है? नो सर। तो ये अगर डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो इसका मतलब ये विजिबल नहीं है इस फंक्शन के लिए, सम फंक्शन में अवेलेबल नहीं है, विजिबल नहीं है, ऐसे ही है ना। तो लिहाजा यहाँ पे एरर जनरेट होगा और इलीगल स्टेटमेंट होगी। यहाँ नेक्स्ट वेरिएबल अनडिफाइन के तौर पर मैसेज आएगा। ठीक है, यस सर। अदर फंक्शन में नेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वेरिएबल इस अदर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, जबकि ये वाले वेरिएबल सम वेरिएबल, अदर वेरिएबल, नेक्स्ट वेरिएबल, इनमें ये जो दो हैं सम वेरिएबल और अदर वेरिएबल, ये किसके वेरिएबल थे?
प्रीवियस फंक्शन के थे। सम फंक्शन के थे। सम फंक्शन के बिहाफ पर ये दो वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि इलीगल है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, और नेक्स्ट वेरिएबल जो इसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो लिहाजा उसको वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ग्लोबल वेरिएबल, मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन से पहले आप उसको डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ch एक वेरिएबल है करैक्टर टाइप का, और उसमें पहला करैक्टर कौन सा इनिशियलाइज है, ए से उसको इनिशियलाइज किया गया है ना, और वो कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ch को कहाँ पे डिक्लेयर किया है, फंक्शन के बाहर, मेन से पहले ग्लोबल बना दिया उसको। उसके बाद दो फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं, एक पुट अ करैक्टर और गेट अ करैक्टर, दो फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं। अब यहाँ पे देखें मेन वाइल ch इज नॉट इक्वल टू \r, ये बता सकते हैं \r से क्या मुराद है मलिहा, \r से क्या मुराद है? हाँ जी, कौन बताएगा \r? आज की चार्ट में मैंने आपको बताया था। सर ब्लैक स्लैश n का याद है, r का नहीं याद। \r एंटर की को कहते हैं, जो आपके कीबोर्ड पर एंटर की है ना, यस सर। एंटर की का जो आस्की कोड है वो 13 और उसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं \r। ठीक है, \r हम एंटर की को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। अच्छा जी, सैरिश ने पूछा ये कौन सी बुक है, ये रॉबर्ट लाफोर की 4th एडिशन बुक है। ठीक है, रॉबर्ट लाफोर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या प्रोग्रामिंग 4th एडिशन ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, \r किसको बोलते हैं, एंटर की को। जब तक एंटर की प्रेस नहीं हो जाती, एक करैक्टर गेट करें और एक करैक्टर पुट करें, यानी करैक्टर गेट करने का फंक्शन कॉल किया गया और करैक्टर पुट करने का फंक्शन कॉल किया गया। उसके बाद जैसे एंटर की आप प्रेस करें, लाइन चेंज हो और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो। गेट करैक्टर में क्या है, गेट करैक्टर फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो क्या कॉल हो रहा है, एक फंक्शन एक करैक्टर यूजर से ch में प्लेस किया जा रहा है, यूजर से डिमांड करके एक करैक्टर स्क्रीन से रीड किया जा रहा है और किस में प्लेस किया जा रहा है, ch में। और ch यहाँ पे डिक्लेयर है क्या, गेट अ करैक्टर फंक्शन के अंदर ch डिक्लेयर किया गया? बताओ भाई। यस सर, किया गया है। कहाँ किया इसको है? वैल्यू a असाइन किया है। और देखें कहाँ पे डिक्लेयर किया है ch? सर मेन से बाहर, मेन से पहले। मेन से पहले किया है ना, इस गेट अ करैक्टर में तो नहीं है ना, नो, नहीं है ना, इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ch है ग्लोबल वेरिएबल ये है। ग्लोबल वेरिएबल है, ये विजिबल टू ऑल फंक्शन है, ऑल फंक्शन इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ch में एक करैक्टर पास होगा और वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ch में। और जब पुट करैक्टर होगा तो पुट करैक्टर क्या करेगा, इसी को सी आउट कर देंगे, सी आउट ch। ठीक है, समझ आई इसकी? यस सर। तो पुट करैक्टर में भी हमने ch को एक्सेस किया है विदाउट एनी डिक्लेरेशन, क्योंकि एक ही बार डिक्लेयर हुआ है और वो ग्लोबल उसको बनाया हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल के बिहाफ पर हम उसको यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है,
क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी। ये तमाम उसी की कंसेप्ट है। हाँ, नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है स्टैटिक लोकल वेरिएबल। स्टैटिक लोकल वेरिएबल यानी आप जब लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, बता सकते हैं कहाँ पे करते हैं? लोकल वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर होते हैं? सर फंक्शन के अंदर ही। फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं। जब आप स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप लव स्टैटिक यूज करेंगे तो वो स्टैटिक लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। तो फर्क क्या है इनमें, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक लोकल वेरिएबल में फर्क क्या है? जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल होता है ना, उसकी जो लाइफ होती है ना, उसकी जो लाइफ होती है, लाइफ उसकी होती है जनाब ग्लोबल वेरिएबल की तरह। जो उसकी लाइफ है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह होती है। मींस कि जब तक प्रोग्राम रनिंग में है उस वक्त तक वो मेमोरी में स्पेस अवेल करके, यानी उसके पास स्पेस होती है। यानी स्टैटिक लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी लाइफ ग्लोबल वेरिएबल की तरह होती है और एक्सेसिबिलिटी मींस कि उसकी विजिबिलिटी लोकल वेरिएबल की तरह होगी। ये पॉइंट किसको समझ आया? ये पॉइंट किसको समझ आया? सर मुझे सर समझ आपने आ ये गया। जी जी फौजिया, सर समझ आ गया ये पॉइंट। पॉइंट समझ आ गया। और अब्दुल्ला खालिद? हाँ जी अब्दुल्ला, मैंने क्या बात की है, कौन सा पॉइंट बताया अब्दुल्ला? सर आपने स्टैटिक लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का बताया कि जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल होते हैं वो इसका नाम ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करते हैं, लेकिन उसको जो क्या कहते हैं, दोबारा मैं बता जो देता हूँ। लोकल वेरिएबल, उसका जो यस एक्सेसिबिलिटी सर, होती है वो लोकल वेरिएबल की तरह होती है, यानी उस फंक्शन के अंदर ही आप उसको यूज करते हैं। लेकिन जो उसकी लाइफ होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह। अब जब आप एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो उसकी लाइफ उस वक्त तक रहती है जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग में होता है। लेकिन यूज कब करते हैं? जब उस फंक्शन में, जब उस फंक्शन में जहाँ पे वो डिक्लेयर किया गया उस फंक्शन में कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखें कि आपके पास एक फंक्शन है गेट एवरेज, एक फंक्शन है और उसकी रिटर्न टाइप है फ्लोट, पैरामीटर टाइप फ्लोट। शुरू में एक मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डाटा 1 और एवरेज एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का मेंशन किया है। अब डाटा की वैल्यू लूप चलाया है। डाटा की वैल्यू उस यानी लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक वो जीरो नहीं हो जाता। लूप कब तक चलता रहेगा? जैसे ही आप वैल्यू डाटा की वैल्यू जीरो प्लेस करेंगे तो लूप आपका टर्मिनेट होगा। बात फॉलो की है? यस सर। बाकी लोग? यस सर। यानी जैसे ही आप जीरो प्रेस करेंगे तो आपका लूप टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे देखें पहली स्टेटमेंट लूप के अंदर एंटर आ, यानी शुरू में 1 देने का मकसद ये है कि कम से कम लूप एक बार तो चले ना, एक बार चलना चाहिए। एंटर आ नंबर, नंबर स्कैन कर लिया, डाटा के अंदर वो वैल्यू आ गई। उसके बाद गेट एवरेज ऑफ डाटा, यानी गेट एवरेज का फंक्शन कॉल किया, उसमें डाटा पास किया और उससे वैल्यू जो भी रिटर्न होके आएगी वो एवीजी में आएगी और न्यू एवरेज इस एवरेज में जो भी एवरेज कैलकुलेट होके आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है,
अब इस फंक्शन को देख लेते हैं, इस फंक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें एक फंक्शन है गेट एवरेज, उसमें दो स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं, फ्लोट टोटल और इंट काउंट, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 0 से। टोटल का मतलब ये है कि उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट आप कर रहे हैं, काउंट का मतलब है कि आपने काउंट करने कि कितने से आपने डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज जब आप निकालते हैं तो एवरेज में आपको पता होना चाहिए कितनी वैल्यूज हैं और कितने पे डिवाइड करना है। लेट्स से अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो उन दो का एवरेज निकालना है, तो आपको उन दोनों को ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड करना पड़ता है, ऐसे ही ना। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिवाइड भी करना होता है एवरेज निकालने के लिए। तो इनिशियलाइज 0 0 कर दिया। अब एक पॉइंट की बात यहाँ पे फिर ज़हन में रख लें कि जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और कंट्रोल जब इस फंक्शन पर ट्रांसफर होता है तो इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है। अगली बार जब कंट्रोल आएगा तो उसने उसकी वैल्यू पिक करनी है, इनिशियलाइजेशन नहीं करनी। ये पॉइंट किसको समझ आया? इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर एक ही बार होती है, जब दूसरी बार कंट्रोल ट्रांसफर हो सर गए। ये रिपीट करते हैं, मैं वही कर मेरा रहा हूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। वही कर रहा हूँ। फंक्शन के अंदर जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है फर्स्ट टाइम, गेट एवरेज के अंदर जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो उसको दो वेरिएबल मिलते हैं, टोटल और काउंट, और दोनों की टाइप क्या है? स्टैटिक। उसको एक बार इनिशियलाइज कर देगा। अगली बार जब कंट्रोल ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगा तो उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, उसकी पुरानी वैल्यू को पिक करेगा, उसकी पुरानी वैल्यू को पिक करेगा। उसकी रीजन ये है कि इसकी लाइफ जो है थ्रू आउट प्रोग्राम होती है, यानी एक बार इनिशियलाइज हो गया उसके बाद नई वैल्यू, और पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू सस्टेन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें काउंटर प्लस प्लस जो भी वैल्यू आएगी उसके भी आप पर एक का इंक्रीमेंट होगा, और टोटल में क्या होगा? प्रीवियस टोटल प्लस न्यू डाटा, और रिटर्न क्या कर रहे हैं? टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। तो हर बार काउंटर में इंक्रीमेंट जब आप कर रहे हैं तो अगली बार वैल्यू काउंट में एक इजाफा हो चुका होगा, इनिशियलाइज 0 से नहीं होगी, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगी। और इसी तरह टोटल, जो पुराना टोटल है प्रीवियस टोटल, उसमें एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसका मतलब रनिंग एवरेज आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? रनिंग एवरेज आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आउटपुट के तौर पर एंटर अ नंबर 10 आपने एंटर किया तो न्यू एवरेज इज 10, क्योंकि एक ही नंबर है, एक ही वैल्यू है। आप 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 10 होगा। इसी तरह नंबर आप 20 एंटर करेंगे दोबारा तो 20 प्लस 10 30 होगा, और 2 पर डिवाइड कर देगा तो आंसर 15। नेक्स्ट आप 30 ऐड करेंगे तो 30 प्लस 30 60, प्रीवियस टोटल काउंट करना है ना, तो डिवाइडेड बाई 3, 60 डिवाइडेड बाई 3 तो आंसर 20। तो इस तरह से आपकी प्रीवियस वैल्यू यूज हो रही है अगली वैल्यू के लिए, नेक्स्ट एवरेज कैलकुलेशन में प्रीवियस वैल्यू यूज हो रही है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? भाई पॉइंट क्लियर है? काफी है? हाँ जी काफी है। यस सर। तो इसको आप लोगों ने देखना है, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपने डिस्कस करना है, फिर आपने मुझे बताना है। ठीक है, ओके सर। और किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। क्वेश्चन है किसी का? मैं ये बुक शेयर कर देता हूँ उधर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।